हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 10 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन आर्टिकल्स आए होंगे जिनको हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से होंगे, और जो डिफरेंट आर्टिकल्स आए हैं उनको हम ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर कवर करेंगे अगर उनकी रेलिवेंस यूपीएससी के सिलेबस के साथ लगती है तो। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप में से कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है मेरे टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर, जिसका नाम भी यहाँ पर यूपीएससी स्प्रिंट ही है। यहाँ पर आपको जुड़ने से क्या क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले तो आपको जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं वीडियो में, उन आर्टिकल्स की प्रीलिम्स के लिए समरी मिल जाएगी। अब प्रीलिम्स के लिए समरी क्या होती है, यानी कि शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे जो आपको न्यूज़पेपर से कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत अब से नहीं होगी। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्या मिलेगी कि जो मेन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनकी भी आपको पॉइंट वाइज समरी मिल जाएगी कि अगर आप 5 मिनट यहाँ पर लगाएंगे रात को सोने से पहले तो आपकी जितनी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो दिमाग में बनेगी और आपके लिए करंट अफेयर एक ईजी सब्जेक्ट हो जाएगा यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर। और इसी के अलावा एक एडिशनल बेनिफिट भी है जो आपको पीपीटी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देती है, वो आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में, यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में वो आपको मिलेगी और अब जब चाहें उसको वापस जाके रिवीजन अपना कर सकते हैं। सो इसीलिए आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है कोझिकोडे टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव म्यूजियम। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कोझिकोडे एक्चुअली में है कहाँ। कोझिकोडे एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि केरला के अंदर, स्टेट के अंदर आती है। इसमें इंडिया का पहला कोऑपरेटिव म्यूज़ियम बनने वाला है। अब कोऑपरेटिव क्या होता है? जब कुछ जो संस्थाएं होती हैं वो एक साथ मिलके कोऑपरेट करती हैं, एक साथ मिलके सहभागिता निभाती हैं और उसके साथ वो अपना काम करती हैं। अब ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव म्यूज़ियम है, लेकिन ये वर्ल्ड का सेकेंड कोऑपरेटिव म्यूज़ियम बनने वाला है। इससे पहले कहाँ है म्यूज़ियम? यूके के अंदर है, जो कि बना हुआ है टॉड लेन में। 1844 में वो बनता है। अब इस कोऑपरेटिव म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी वो भी जान लीजिए। विशेषताएं या फिर हम इसकी बोले तो जो क्वालिफिकेशंस है या क्लासिफिकेशन है वो ये है कि इसकी जो म्यूज़ियम है वो 15 स्टोरी बिल्डिंग से बनने वाला है, यानी कि 15 मंजिलें इसमें होंगी बिल्डिंग के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एक वैक्स से रिलेटेड जो आपका हाउस होता है वो भी बनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग जो नीडर्स आए हैं, हाउस ऑफ ए वैक्स म्यूज़ियम, वो सब आर्ट गैलरी के साथ में दिखाया जाएगा। इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट है वो पड़ी है 150 करोड़ रुपए की, यानी कि कंप्लीट जो खर्चा यहाँ पर आएगा वो 150 करोड़ का आएगा। और बहुत सारे कोऑपरेटिव्स जैसे कि अमूल, इंडिया कॉफ़ी हाउस, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स, केरला दिनेश बेदी, ये सब यहाँ पर दिखाए जाएंगे। इनकी अचीवमेंट्स कैसे हुई, इन्होंने शुरुआत कैसे की और आज ये कहाँ चल रही हैं। तो ये सारी की सारी इसकी इम्पोर्टेंस है जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहनी चाहिए। ये इसकी बिल्डिंग होने वाली है, कुछ स्ट्रक्चर इसका इस तरीके का बनाया जा रहा है। अब हम देखते हैं लोकेशन को, तो लोकेशन में भी हम आते हैं तो देख पाते हैं कि केरला यहाँ से केरला शुरू होता है और हम देखते हैं कि केरला के नॉर्थ के अंदर यहाँ पर कोझिकोडे है। और कोझिकोडे एक और चीज़ के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए? कि यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 1498 के अंदर वास्को डिगामा भी आए थे, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंटली याद रहना चाहिए। अब हम चलते हैं इंडिया टू साइन ट्रेड अग्रीमेंट विद एफ्टा टुडे, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ द डील। देखिए, सबसे पहले तो एफ्टा होता क्या है? कल भी हमारे न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया था, कल भी हमने इस पे देखा था। एफ्टा का मतलब है यहाँ पर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। देखिए, यूरोप के जो नेशंस हैं उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है। अब यूरोपियन यूनियन भी इसका एक भाग होती है, जिसमें कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं? 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और ये सब अपने काम जो करती हैं वो एक साथ मिलकर करती हैं। इन्हीं की है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। और इसी फ्री ट्रेड के साथ कि जिस भी देश के साथ ये डील करेंगी वहाँ पर ये जो आने वाले टैक्सेस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आने वाला आपका पहला पैसा लगता है, आप बॉर्डर पे आने के लिए कोई भी ट्रेड भेज रहे हो किसी भी चीज़ को, तो वो जो चार्जेस होते हैं जिनको इंग्लिश में टैरिफ भी बोला जाता है, वो यहाँ पर आपसे नहीं लिया जाएगा। आप बिना टैरिफ के फ्रीली आपने सामान भेजा, अब हम उसको अपने बॉर्डर के अंदर एंट्री दे रहे हैं फ्रीली। तो ये होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब इसमें से 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं एफ्टा से। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? पहली है आइसलैंड,
दूसरी हम देख पाएंगे यहाँ पर लिechtenstein को, और थर्ड है यहाँ पर नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड। ये 4 ऐसी कंट्रीज़ यहाँ पर हैं जो इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी साइन करने वाली हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? देखिए, इंडिया का अभी क्या होता है कि इंडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेड गैप मिलता है। ट्रेड गैप यानी कि व्यापार के अंदर जो भेद है। अब इसको हम समझे तो कैसे समझेंगे कि मान लीजिए 100 रुपये का इंडिया ने कोई सामान खरीदा है, यूके से ही हमने खरीद लिया है, और अब हमने 100 रुपये का इससे ख़रीद लिया है, और हमने कुछ सामान इनको भेजा भी होगा, तो इम्पोर्ट में हमने लिया 100 रुपये, एक्सपोर्ट में हम लोग केवल 50 का ही कर पाए क्योंकि यूके ने 50 का ही खरीदा हमसे। तो 50 रुपये अब हमें कहाँ से देने पड़ेंगे? अपनी जेब से अलग से देने पड़ेंगे, वरना तो हम कटवा देते ना, बार्टर सिस्टम टाइप हो जाता है कि जितने का हमें लिया उतने का हमने वापस कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर यूके को तो 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगर उसके 50 रुपये ऊपर कट भी गए हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो वापस से उसको 50 रुपये अगेन मिलेंगे इंडिया से। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है कि ये होता है ट्रेड गैप। जितना भी पैसे का आपका गैप है व्यापार के बीच में, उसको बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट या फिर ट्रेड सरप्लस। डेफिसिट कब होगा? डेफिसिट यहाँ पर इंडिया के लिए था, क्योंकि इंडिया ने 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े, अपने पास से देने पड़े, तो डेफिसिट हो गया। सरप्लस क्या होता है? कोई चीज़ जब ज़्यादा हो जाए। तो सरप्लस यहाँ पर किसके लिए था? यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे आए, उन्होंने जितना ट्रेड किया था उससे। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है गैप के अंदर। इसी वजह से इंडिया चाहता है कि वो अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करे। अब पहले क्या होता था, देखिए, जब ब्रिटिशर यहाँ पर गए हैं 1950s की तरफ से, तो हमारी जो पॉलिसी आई थी 1950 के बाद में, वो इस तरीके की पॉलिसी थी कि हमें इनके साथ कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं करना है, या इनके साथ हमें व्यापार ही बहुत कम करना है। क्योंकि जब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इंडिया को असली एक व्यापार के लिए ही आए थे और इन्होंने फिर इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया था, तो वो एक डर बैठ गया था उस समय पे, और इसी वजह से हमारी जो पॉलिसीज़ होती थी वो काफ़ी सोशलिस्ट टाइप की पॉलिसीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही थी। लेकिन अब हम दोबारा यहाँ पर यूरोप के लिए कॉरिडोर हमारा इंडिया को खोल रहे हैं कि आ जाइए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर देते हैं। 2 साल से इस पर लगातार बातें चल रही हैं, नेगोशिएशन हो रहा है, कभी इंडिया की तरफ से, कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूरोप की तरफ से। अभी तक डील पूरी नहीं हो पाई है यूरोपियन यूनियन के साथ में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम ऐसा कर चुके हैं, जापान के साथ हमारी एक फ्री ट्रेड हो चुकी है, और कुछ और एशियन छोटी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा इंडिया के लिए ये है कि देखिए, चारों कंट्रीज़ ने बोला है कि हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर इंडिया के अंदर। अब ये क्यों करना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट? ताकि इंडिया जैसी ह्यूज मार्केट इनको अपने ट्रेड के लिए मिले, और क्योंकि इंडिया को भी इससे बेनिफिट होगा तो इंडिया इसको लेना चाहता है। दूसरी बात है, चाइना से अब दूसरी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अगर आपको चाइना से बाहर निकलना है, अलग करना है चीज़ों को, तो आप कहाँ जा सकते हो? सबसे अच्छा जो अब इंडिया है, क्योंकि इंडिया के पास क्या है? चीप लेबर भी आपको मिल जाएगी, सर्विसेज भी आपको मिल जाएंगी, और एक बहुत ही बड़ी मात्रा में ह्यूज मार्केट भी आपको मिल जाएगी। तो यही कारण है कि ये कंट्रीज़ इंडिया के साथ फ्री ट्रेड करना चाहती हैं। अब इंडिया क्यों चाहता है? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा। कहाँ कहाँ होगा? फार्मास के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन कंपनीज़ के द्वारा। इसके अलावा हम देखते हैं केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, फूड प्रोसेसिंग जो किया जाता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, और इन सभी सेक्टर से जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इंडिया में भी जॉब क्रिएशन यहाँ पर दिखाई देगी। अब हम चलते हैं हमारे आज के मेन आर्टिकल की तरफ, जो कि है कैंसर से रिलेटेड। अब ये बात कर रहा है, कैन रेसवेराट्रोल कॉपर बी यूज्ड टू प्रिवेंट मेटास्टेसिस। देखिए, मेटास्टेसिस है क्या? सबसे पहले कैंसर की एक फॉर्म है, उसको समझ लेते हैं। फिर कैंसर क्या है, वो होता कैसे है, तभी आप समझ पाएंगे कि उसको रोका कैसे जा सकता है। क्योंकि अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि कैंसर को ऐसे रोक लीजिए, तो ये बहुत ही ऊपर से आपको समझाना हो जाएगा, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं टॉपिक, तो इसी वजह से ये मेंस में आ सकता है। मेंस में अगर ये आएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। एटलीस्ट जीएस पेपर 3 के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जहाँ पर हमें बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक पढ़ना होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी के नज़रिए से आपको इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले तो कैंसर की एक फॉर्म है जिसको बोला जाता है मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस है क्या कि मान लीजिए आपको गट कैंसर हुआ है या फिर इसको गैस्ट्रिक कैंसर भी बोला जाता है, प्राइमरी कैंसर आपको यहाँ पर हो गया है। ये क्या करेगा कि ये सेल जो है ये खून के साथ मिलकर, ब्लड के साथ मिलकर कहीं कहीं दूसरे ऑर्गन की तरफ फिर से जाने लगेंगे। अब ये चला जाएगा लीवर की तरफ, इसको बोला जाएगा लीवर मेटास्टेसिस, इसको बोला जाएगा लंग मेटास्टेसिस अगर ये लंग्स की तरफ जाएंगे तो। अब ये क्या हो रहा है कि एक बॉडी के पार्ट में आपको कैंसर हुआ और वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जा रहा है, आपके खून के थ्रू, आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू, आपके जो एसिड्स होते हैं उनके थ्रू। जैसे कि मान लीजिए प्राइमरी अगर ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है किसी को तो वो बोन कैंसर भी बन सकता है, वो लीवर कैंसर भी बन सकता है, वो ब्रेन के अंदर भी जा सकता है, लंग्स के अंदर भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को हम देखते हैं लंग कैंसर शुरुआत में हुआ था तो वो फिर से बोन कैंसर बन जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। इसके अलावा एड्रेनल जो ग्लैंड है वहाँ पर वो आ सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों तक फैल सकता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में कैंसर होता कैसे है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल सेल्स को देखिए। हमारी जो बॉडी है उसका सबसे छोटा जो भाग है उसको हम सेल बोलते हैं, और सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम उसको क्लासीफाई करेंगे तो हम अलग अलग उसके जो पार्ट्स हैं उनको समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है। कितने नंबर ऑफ सेल है नहीं बता सकते। ट्रिलियंस में आप सोच लीजिए कि बिलियन जो आता है उसके आगे आता है ट्रिलियंस, तो 1,00,000 करोड़ से भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं। एक सेल का यूजुअल जो लाइफ साइकिल होता है वो 120 दिन का होता है, यानी कि बॉडी के अंदर आपका एक सेल बनेगा और वो 120 दिन के बाद उसकी डेथ भी हो जाएगी। अब वो डेथ हो जा रही है तो उसके बाद नए सेल फॉर्म कर रहे हैं, बन रहे हैं। कहाँ बनेंगे ये सेल? बोन मैरो के अंदर भी बन सकते हैं। बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। सभी सेल्स को हम बोलते हैं सोमैटिक बॉडी सेल, यानी कि सोमैटिक का मतलब ही क्या है कि बॉडी के ये सेल हैं। अब देखिए ये जो सेल होते हैं नॉर्मली एक सेल बनता है, वो डिवाइड करता है, 1 से 2 बन जाते हैं। उसके बाद वो कुछ इस तरीके का नॉर्मल दिखेगा। उसकी शेप आप देखेंगे कि कैसे सभी की शेप एक जैसी दिखाई देती है। अब यही जो नॉर्मल सेल होगा इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और इसकी शेल इस तरीके से दिखाई देगी। इसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर हम क्रोमोसोम्स को देख पाएंगे जहाँ पर डीएनए भी होता है, और उसी से फिर हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग सेल फिर से डिवाइड होंगे। कैंसर के सेल में क्या होता है, जब नॉर्मल सेल्स के अंदर जो दिमाग होता है वो जो डीएनए उसके अंदर है और वो बताता है कि बॉडी में भी फ़िलहाल क्या चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करे या फिर किसी अपने डिवीज़न को पूरा करे। यहाँ पर गड़बड़ जब होती है जब कभी ना कभी हमारा कोई सेल ऐसा है जो अपना जो संतुलन है वो खो देता है और फिर यहाँ पर बहुत सारे सेल उससे ग्रो होने लगते हैं। डिवीज़न जो है सेल्स का वो बहुत बड़ी मात्रा में होने लगता है। हमें चाहिए थे केवल और केवल 50,000 सेल बॉडी को 120 दिनों के लिए नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर बन गए हैं 1.5 लाख सेल। अब ये जो 1.5 लाख सेल बने हैं ये इनमें से 1 लाख एक्स्ट्रा सेल हैं जो कि कैंसर रिलेटेड सेल्स हो सकते हैं या फिर सिर्फ ट्यूमर भी हो सकता है। अगर ये कैंसर कैसे होगा, मान लीजिए अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए, ये सेल कैसे हैं, बिल्कुल गोल हम इनको देख पा रहे हैं, इनकी शेप एक जैसी है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेल बने हैं और वो बहुत सारे सेल की साइज एंड शेप्स अलग अलग हैं। एक सेल को आप बड़ा देख पा रहे हैं, एक सेल यहाँ पर छोटा है। न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो न्यूक्लियस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस छोटे साइज़ में है नॉर्मल सेल में, और यहाँ पर न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होता है। क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर है वो भी अब नॉर्मल टाइप के हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल थे क्रोमोसोम होता क्या है जो हमें पेरेंट्स से मिलता है। पेरेंट्स से क्या मिलता है, मदर है, यहाँ पर फादर है। 23 क्रोमोसोम हमें यहाँ से मिलेंगे, 23 क्रोमोसोम फादर से मिलेंगे, और ये टोटल हो जाता है 23 का पेयर। अब ये जो पेयर है 23 का, इसमें से जो 23rd क्रोमोसोम होता है ये होता है हमारे जेंडर का, या तो ये XX हो जाएगा जो कि हमें बताएगा कि आपको मेल हुआ है, या फिर XY फीमेल ये बन जाता है। तो ये होता है एक्चुअली में कि आपका जो जेंडर स्पेसिफिक क्या है। अब यही क्रोमोसोम आगे बढ़ के डीएनए बनाते हैं। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, इसके अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होती है। तो यही डीएनए बनते हैं, और इन्हीं अगर क्रोमोसोम्स के अंदर पेयर
के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है तो बहुत सारी बीमारी वैसे ही हो जाती है। मान लीजिए आपका कोई क्रोमोसोम था, पेयर होना चाहिए था, लेकिन वो ट्रिपल हो गया है, क्रोमोसोम 17 ट्रिपल हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि कोई बच्चा जो होता है उसको डाउन सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, उसके कान बहुत बड़े हो जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्रोमोसोम्स में वेरिएशन की वजह से, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। तो कैंसर सेल्स में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड फैक्शन के अंदर यहाँ पर बने हुए हैं और क्लस्टर बन जाता है, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। यहाँ पर जब आप सेल्स को देखेंगे तो अलग अलग सेल्स है, अलग अलग सेल्स की अलग से बाउंड्री दिखाई दे रही है। लेकिन आप यहाँ पर जब देखेंगे कैंसर के सेल में तो कोई हमें खास सी बाउंड्री दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे ही सभी सेल एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हो। ये होता है एक्चुअली में कैंसर रिलेटेड सेल्स। अब हम चलते हैं सेल के अंदर। चलिए सेल के अंदर देखते हैं कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम यहाँ पर मिलके जीन्स बना रहे हैं। ये जीन बना के क्या कर रहे हैं, ये देखिए आप जीन दिखाई दे रहा है आपको। एंडेनाइन जो है वो यहाँ पर थायमेनाइन के साथ जुड़ा हुआ है, ए यहाँ पर जुड़ा हुआ है टी के साथ, ग्वानिनाइन जो है वो जुड़ा हुआ है कैरोनाइन के साथ। तो ये हम देख पाएंगे कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इन्हें हम बनाते हैं यहाँ पर डीएनए जो कि डबल हेलिक्स है। आरएनए कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, यानी कि वो इस तरीके का दिखाई देगा। और डीएनए कैसे दिख रहा है आपको, दो यहाँ पर सीढ़ी नुमा आकार दिखाई दे रहा है। अब ये सेल है क्या, सेल हमारी बॉडी के बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके फंक्शनल होते हैं, बायोलॉजिकल यूनिट है जीवन के लिए। इसके बाहर अगर हम देखेंगे तो एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसका काम होता है कि कोई भी बाहर की चीज़ें सेल के अंदर ना आ सके, यानी कि बाउंड्री भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर में साइटोप्लाज्म होता है, इसी के अंदर में राइबोसोम्स होते हैं, इसी के अंदर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्म भी यहाँ पर है, लाइकोसोम है, वैक्यूअल है, गोल्गी बॉडीज हमें दिखाई देती है सेल में, माइटोकॉन्ड्रियन हमें दिखाई देता है सेल के अंदर। और अलग अलग सेल के टाइप होते हैं, जैसे कि पहला टाइप होता है यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये क्या होते हैं कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर एक मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन आप दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलती है, प्लांट सेल में भी देखने को मिलती है। दूसरे टाइप ऑफ सेल होते हैं जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके क्या है कि इनके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं है तो ये कहाँ पर मिलेंगे, बैक्टीरिया के अंदर। अब अगर मान लीजिए आपसे प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत कॉमन सवाल आते हैं, उन्हीं कॉमन सवालों में से ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर बैक्टीरिया, यहाँ पर सॉरी बैक्टीरिया नहीं, क्या ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, और आपका वहाँ पर नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एनिमल, प्लांट, फिर एक दिया हुआ है बैक्टीरिया सेल, तो आप उसको ठीक कर देंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है इसके अंदर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है। फिर फंक्शन क्या होते हैं सेल्स के, सेल्स का फंक्शन होता है कि वो स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करे हमारी बॉडी को, ग्रोथ को, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन के थ्रू हमारी ग्रोथ बढ़ाए, एनर्जी को प्रोड्यूस करे, केमिकल रिएक्शंस करवाए बॉडी के अंदर, और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का या वेस्ट प्रोडक्ट का जो बॉडी में मिलता है तो वो उसको पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाए। मेटाबॉलिक बनाना जो रिएक्शन होते हैं, आपका जो पाचन तंत्र होता है वो भी काम यहाँ पर एक सेल्स का ही होता है ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। और ये सेल्स हमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें भी मदद करवाते हैं। ह्यूमन सेल बेसिकली 3 पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, इलास्टिक ही होती है, बड़ी भी हो सकती है और सेमी परमिएबल होती है। अब परमिएबल वर्ड क्या होता है, एक परमिएबल वर्ड होता है कि आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है और उसमें से आपने वाटर उसके अंदर डाला तो वो वाटर उसके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, यानी कि कोई चीज़ अगर वाटर को अपने अंदर जाने दे रही है, किसी भी चीज़ को अपने अंदर आने दे रही है, वो होती है परमिएबल। अब ये सेमी परमिएबल क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ था और जब आपने वाटर को डाला तो वाटर तो कपड़े के अंदर चला गया, लेकिन जब आपने उसके ऊपर मान लीजिए शुगर को डाला, चीनी को डाला, वो उससे अंदर नहीं जा पाई, तो ये क्या हो गया, सेमी परमिएबल। कि कुछ चीज़ों को ये अपने अंदर आने दे रहा है, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देता है। तो सेल का काम होता है यही कि सेमी परमिएबल होता है, कि वो देखता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ आ सकती है, क्या चीज़ नहीं आ सकती है। दूसरा यहाँ पर पार्ट होता है इम्पोर्टेंट, जो कि होता है साइटोप्लाज्म।
अब साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक फ्लूइड है जिसको एक सेल के अंदर यहाँ पर हम देख पाते हैं, और जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिनियम, गोल्गी एप्रोपार्टियस, ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। और थर्ड होता है न्यूक्लियस, जो कि साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है। तो न्यूक्लियस एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर, जिसको कंट्रोल सेंटर भी बोला जाता है सेल का, क्योंकि इसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी यहाँ पर होता है। अब सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये बहुत छोटी है, और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। देखिए, अगर फंक्शंस की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड्री बनाती है सेल की, और ये जितने भी पोषण चाहिए होते हैं किसी भी सेल को यहाँ पर रहने के लिए, वो उनको सेल के अंदर आने देती है। कोई वेस्ट अगर सेल में हो जाता है तो वो उसको सेल से बाहर निकाल देती है, और ये शेप बना के रखती है, क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन है तो वो क्या कर रही है कि शेप बना के रखी हुई है आपके सेल की, वो उसको हटने नहीं दे रही है। यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ था, इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है कि कितना आप चीज़ों को खींच सकते हो, तो ये शेप बना है, कभी कभी हट जाती है, कोई चीज़ों को बाहर जाने देती है, कभी कभी किसी चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है सेल के लिए उनको अंदर भी आने देती है। तो आप एक घर की बाउंड्री की तरह इसको इमेजिन कर सकते हो कि जैसे आप किसी घर में हो और उसकी जो बाउंड्री होती है उसको आप गेट को कभी खोल देते हो जब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, और उसी गेट को आप कोई चीज़ों को बाहर ले जाने के लिए भी खोल देते हो। तो ये उन्हीं काम करती है। इसके अलावा ये आयंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे सेल से जो आयंस बाहर जाते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंस भाग निभाती है। अब न्यूक्लियस का क्या मतलब है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की होती है यहाँ पर, और न्यूक्लियस का फंक्शन है कि वो रिप्रोडक्शन करवा सके सेल का, न्यूट्रिएंट्स को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एक दूसरे तक मेंटेन रख सके, डीएनए को रखता है जो कि अपने ऑफस्प्रिंग्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। कैसे करेगा, डीएनए क्या होता है, मैसेज देता है आरएनए को। आरएनए और डीएनए दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। डीएनए कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता है, आरएनए को वो मैसेज देता है, आरएनए क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए बनकर बाहर निकल जाएगा, वो जाएगा राइबोसोम्स के पास में, और राइबोसोम्स का बोलेगा कि डीएनए ने बोला है कि ये वाला प्रोटीन बना लो। अब इसको क्या बोला जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मैसेज को लेकर जा रहा है राइबोसोम्स तक। तो ये काम होता है आरएनए का। तो ये आरएनए को भी प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस ही, और प्रोटीन भी प्रोड्यूस करवाता है, और ये कंट्रोल सेंटर है सेल का। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, यानी कि जो रियल पावर मिलती है यहाँ पर सेल को, वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक्चुअली में बायलिपिड लेयर जो और मेम्ब्रेन्स होती है उनसे मिलकर बना होता है। इसके अंदर दो हैं, आप देख पाएंगे कैसे पहली जो मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से पूरी की पूरी है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से अलग डिफरेंट शेप में बनी होती है। इसके जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्पेस होता है जिसको मैट्रिक्स भी बोला जाता है, और इन्हीं के जो बाउंड्री होती है उसको क्राइटेरिया बोला जाता है। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, देखिए इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी कैसे बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है। अब अगर किसी को भी एटीपी के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि एटीपी क्या होता है, आपके मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या आप कोई भी काम कर पाते हैं, कुछ भी काम कर पाते हैं अपनी बॉडी से तो वो एटीपी के थ्रू ही कर पाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ये हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसको भी मेंटेन करके रखता है, उसको भी हेल्प करवाता है। राइबोसोम्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनका काम क्या है, इनको आरएनए से मैसेज लेना है और प्रोटीन बना देना है। अब ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म दोनों में ही पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। ये मेम्ब्रेन वेसल्स होती हैं जो कि गोल्गी एप्रेक्टस के बारे में पाई जाती हैं, और इनका काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने पास रखना। इनका एक और काम होता है लाइसोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन बना रहे हैं, और लाइसोसोम्स का यहाँ पर काम होता है कि मान लीजिए कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आपकी बॉडी के अंदर आ गया है, वो हार्मफुल बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, तो इनका काम है उन दोनों को मारना या डिस्ट्रॉय करना। समटाइम्स ये क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये उनको मारने के लिए सुसाइडल बैग बन जाते हैं, या फिर इनको एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी माना जाता है कि ये खुद अपनी बलि दे देंगे, खुद ब खुद ये एक सेल बनेंगे, इसके आसपास बैक्टीरिया आएगा, या उस एरिया में जाएंगे जहाँ बैक्टीरिया वायरस है, और ये वहाँ पर सुसाइड बॉम्ब की तरह काम करेंगे, फट जाएंगे, जिसके आसपास जो बैक्टीरिया वायरस है उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर हम देखते हैं कि हेल्दी सेल क्या होता है। देखिए सेल जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है हमारी एग्जिस्टेंस का, वो हेल्दी तब होगा जब वो अपने फंक्शन, स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो बॉडी की लोकेशन है उनके हिसाब से करता रहेगा। अब उसको क्या करना होता है, सेल को ग्रो होना होता है, खुद को रेप्लिकेट करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। बॉडी के ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो वहाँ जाके उनको रिपेयर करेगा। जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए आरएनए है और आपका जो इम्यून सिस्टम है, ये इसको भी, इसके जो प्रोसेस है उनको रेगुलेट करता है। अब हम चलते हैं कैंसर की तरफ। तो फिर कैंसर कब होता है, तो कैंसर जब होता है जब ये जो सेल्स है ये अपने प्रोग्रामिंग को ढंग से नहीं करते हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं। अब ये कोई साइकोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब ये जाने जाएंगे नियोप्लाज्म के नाम से। नियोप्लाज्म का क्या मतलब होता है, नियोप्लाज्म जहाँ वर्ड आ जाए या नियोप्लाज्मिक जहाँ वर्ड आ जाए वहीं पे आप सोच लीजिएगा कि कैंसर से रिलेटेड कुछ काम हो गया है, क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं कि हमारे जो सेल्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो कर रहे हैं। अब जब नियोप्लाज्म जो कि कभी कभी एक मास होता है, यानी कि बहुत सारे सेल वहाँ पर बन जाते हैं, उसी को जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो ट्यूमर के नाम से वो जाने जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से ट्यूमर हो सकते हैं, ओवरी के अंदर भी हो सकता है, सर्विकल भी हो सकता है, इवन आपकी जो टंग होती है वहाँ पर ये बन सकता है, आपके ब्रेन के अंदर आप देख पाएंगे वहाँ पर ये बन सकता है। तो ये ट्यूमर होते हैं। टाइप ऑफ कैंसर की बात करें तो सबसे पहला टाइप होता है कार्सिनोमा का। अब कार्सी जो होता है, ये वर्ड आप जहाँ पर भी देखेंगे उसको ऑटोमेटिकली आप डिनोट कर सकते हैं कैंसर के साथ में। तो कार्सी क्या होता है, कैंसर से रिलेटेड होता है। ये कैंसर होता है कार्सिनोमा जो कि स्किन या स्किन के टिश्यूज़ में बनना शुरू करता है और उसके बाद वो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कवर करते हैं उनके पास ये पहुँचता है। एग्जाम्पल इसका हम देख सकते हैं एंडीनो कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। दूसरा यहाँ पर होता है सरकोमा। अब सरकोमा भी एक टाइप का कैंसर है जो बोन में, हड्डियों में आपका शुरू होगा, या फिर फैट के अंदर शुरुआत इसकी होती है, या आप इसको शुरू होता हुआ मसल्स में देख पाएंगे। कभी कभी ये ब्लड वेसल में भी बन जाता है और इसका काम होता है कि जो सपोर्टिव टिश्यूज़ है उनके अंदर ये बनेगा। लुकीमिया। अब लुकीमिया जो कैंसर होता है वो हमेशा ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ के अंदर ही बनेगा, यानी कि आप ब्लड से रिलेटेड जो कैंसर जिसको बोल सकते हैं उसको हम लुकीमिया बोलते हैं। और ये खासकर बोन मैरो में बन जाता है, यानी कि वहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड को बनना है, उसकी शुरुआत होनी है तो वहीं पे बन जाएगा। ब्लड जो है वो कैंसर के टाइप में ही बन रहा है, तो इसी वजह से वो काम नहीं आ रहा है बॉडी में। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफोमा एंड माइलोमा क्या होता है। देखिए ये कैंसर होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर बन जाते हैं, जो सेल्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम के उन्हीं के अंदर के बन जाते हैं, तो ये सबसे खतरनाक भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। अब ये कैंसर कौन से होंगे, जो या तो आपके ब्रेन में बनेंगे या फिर आपके स्पाइनल कोड के अंदर बनेंगे। क्यों बनेंगे स्पाइनल कोड में, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो स्पाइनल कोड होती है वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ह्यूमन ब्रेन है। हमारा जो दिमाग है उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ होता है। अब ये कैंसर मेटास्टेटिस क्या है। देखिए मेटास्टेटिस जो है वो एक कैंसर ऐसा है जिसमें जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनके नॉर्मल कंट्रोल से बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे और अब ये ट्रैवल करने लगेंगे। अब इसमें क्या होगा, ट्यूमर एक जगह था, वो अपने प्राइमरी ट्यूमर को छोड़कर अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत सेकेंडरी ट्यूमर कहीं पे जाकर बना देगा। 5 मेजर स्टेप होते हैं मेटास्टेसिस के। इसमें से सबसे पहला होता है इन्वेजन करना, यानी कि सराउंडिंग जो नॉर्मल होस्ट टिश्यूज़ है उनको ये क्या करते हैं, इनफर्टिलेट कर जाएंगे, उनके अंदर घुस जाते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं कि नियोप्लास्टिक सेल्स का यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। तीसरा ये जो सर्कुलेशन होता है ब्लड में, आप मान लीजिए यहाँ से ब्लड आर्टरीज़ के थ्रू वापस जा रहा है हार्ट के अंदर और वहाँ पर इसको सर्वाइव भी करना है, वहाँ तक पहुँचने तक इसको सर्वाइवल करना है, तो ये सर्वाइवल करते हैं। फोर्थ इनका स्टेप होता है कि डिस्टेंट जो ऑर्गन है उनके अंदर उनको अरेस्ट में लेंगे और उनके पास जाएंगे। और फिफ्थ ये ब्लड वेसल के थ्रू या फिर लिम्फेटिक पेनिट्रेशन के थ्रू जो ट्यूमर सेल है उनको वहाँ पर दूसरे ऑर्गन्स में जाकर भी बनाना शुरू कर देंगे। अब ऐसे कौन कौन से मेटास्टेटिस साइट्स होती हैं वो देखिए। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया है किसी को प्राइमरी लेवल पे तो वो बोन, ब्रेन और एडर्नल इन तीनों जगह पर जा सकता है। किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तो वो बोन में चला जाएगा। लंग कैंसर है तो वो बोन, ब्रेन, लीवर तीनों में चला जाएगा। स्किन किसी को कैंसर हुआ था तो वो ब्रेन, लीवर, बोवल, पेट तक चला जाता है। थायराइड अगर किसी को हो गया है तो वो हड्डियों में जा सकता है, बोन्स में जा सकता है। किसी को
किडनी के क्लियर सेल हैं वो जा सकते हैं बोन, लीवर, थायराइड तक। किसी को टेस्टिस कैंसरोनोमा है तो वो लीवर तक पहुंच सकता है। ब्लैडर है तो ब्रेन तक जा सकता है, और न्यूरोब्लास्टिमा है तो लीवर और नेल तक आ सकता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है। इन सिटू कैंसर के सेल है इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, ट्यूमर की जो बॉर्डर है वहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद में लिम्फेटिक स्प्रेड करना शुरू कर देंगे अलग अलग जगह पे। अब हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर ये अंदर घुस जाएंगे। अंदर जाने के बाद में ये पहले अपना सर्वाइवल करेंगे, कभी कभी अरेस्ट हो जाते हैं, कभी ये इधर से निकल जाएंगे, और जो बच गए हैं वो क्या करेंगे, जो दूसरी जगह है, मान लीजिए यहाँ पर हमारी लंग्स दिखाई दे रही है, उनके अंदर जाकर ये इकट्ठा होने लगेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे दोबारा से, और वहाँ पर भी ट्यूमर बनाने लगेंगे। ये लीवर के अंदर आपका ग्रोथ दिखाई गई है, एक फोटो दिखाया गया है कि कैसे जो ये आप वाइट सब्सटेंसेस को देख पा रहे हैं लीवर के अंदर एक्चुअली में कैंसर के सेल्स हैं। रूट्स क्या क्या हो सकते हैं मेटास्टेसिस के, कहाँ कहाँ से वो जा सकता है, तो सर्कुलेटरी ब्लड सिस्टम के थ्रू जा सकता है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जा सकता है, या फिर हमारी जो एब्नॉर्मल एंड चेस्ट कैविटीज़ होती है जिसको ट्रांसक्लोइकोमिक भी बोला जाता है उसके थ्रू भी ये जा सकता है। अब आते हैं हम मेन आर्टिकल की तरफ कि क्या हमें पता चला है। देखिए टाटा जो आपका टाटा मेमोरियल सेंटर जो है TMC मुंबई के अंदर, उन्होंने एक स्टडी फाइंड आउट की है और उन्होंने बताया है कि हमारे जो सेल होते हैं एविडेंस के अंदर, जो कैंसर के सेल है उसमें 2 फेज़ क्लिनिकल ट्रायल चलने के बाद लगभग 25 ऐसे पेशेंट थे जो यहाँ पर पीड़ित थे आपके लंग कैंसर से, और 30 ऐसे पेशेंट थे जिनको पीड़ित थे गैस्ट्रिक कैंसर से, और कुछ ऐसे पेशेंट्स थे 20 जो कि यहाँ पर पीड़ित थे बोन मैरो कैंसर से। इन सभी के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया गया और उसके बाद ये बात पता चली कि एक्चुअली में ये जो आप कीमोथेरेपी कराते हो और उसके जो टॉक्सिक रिजल्ट निकल कर आते हैं, आपको क्या हो जाता है कि कीमोथेरेपी के बाद में बाल चले जाते हैं, या कभी कभी वो कैंसर जो है दोबारा से आ जाता है। वो क्यों आता है, तो ये स्टडी से पता लगाया है कि एक्चुअली में क्या होता है कि आपके जो कैंसर के सेल जब मर रहे होते हैं तो जो मरने वाले सेल्स हैं, जो डिकेइंग सेल्स होते हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट निकलता है, और वो क्या प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट को हम देख पाते हैं न्यूट्रिक्लोसिस के नाम से। यही एक ऐसा प्रोडक्ट है जब यहाँ पर जो सेल मर रहे हैं ये बच जाता है और ये दूसरे सेल्स के अंदर फिर से कैंसर ले आता है। तो इसी वजह से जो पेशेंट है जिनको एक बार कैंसर हो चुका है और वो कीमोथेरेपीज़ के लिए अलग अलग थेरेपीज़ में जाते हैं और उसके बाद उनका कैंसर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में उनका कैंसर फिर से वापस आ जाता है। तो यही कारण होता है, ये स्टडी पता चली। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, इनको बोला है कि अगर आप रेविस्ट्रोवल कॉपर को इस्तेमाल कर सकते हैं तो शायद जो मेटास्टेसिस है, यानी कि एक कैंसर दूसरी जगह पर पहुंच रहा है, शायद हम उसको रोक सकते हैं। अगर हम ध्यान दें, इस तरीके से काम किया जाए कि जो डिकेइंग सेल्स है, जो मर रहे हैं सेल्स, उनको अगर हम उनका जो सब्सटेंस है उसको भी बाहर निकाल दें तो शायद ये जो स्टडी है वो अच्छे से काम करेगी। अभी इसके ऊपर बहुत सारा और काम होना बाकी है, लेकिन मेंस के हिसाब से आपका जो बायोटेक का टॉपिक था वो आपका यहाँ से कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फ्रेंच के बारे में, लेकिन उसको समझने से पहले आपको पहले फ्रेंच का पॉलिटिकल सिस्टम समझना पड़ेगा। फ्रांस जो होता है उसमें हमारी ही तरह 3 तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होता है वो रिपब्लिक होता है, यानी कि रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, जिसको इलेक्ट किया जा सके। अब इसके इलेक्शन में वोट कौन डालेंगे, सभी सिटीजन्स। क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो चुना जाता है वो सभी सिटीजन्स के द्वारा चुना जाता है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जब भी आप प्रेसिडेंट को चुनेंगे तो वो चुना जाता है लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी के द्वारा, और जो MLAs होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब पार्टिसिपेट करके इंडिया का क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली में चुना जाता है फ्रांस के सभी नागरिकों के द्वारा। तो क्या ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? अभी तक हमें पता है 2-3 तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। डेमोक्रेसी में भी अलग अलग हो सकती है। एक हो सकती है प्रेसिडेंशियल जो कि USA में है, दूसरी होती है प्राइम मिनिस्ट्रियल जिसको हम ब्रिटिश का भी बोल देते हैं कि वहीं से हमने लिया, और इवन प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पर भी काम करती है। तो क्या प्रेसिडेंशियल है? नहीं, ये प्रेसिडेंशियल नहीं है, ये सेमी प्रेसिडेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और यहाँ पर प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है। ऐसा एक सवाल प्रीलिम्स में पहले आया भी गया, पूछा भी गया है कि इनमें से कौन क्या होता है,
और इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इन सब चीज़ों को समझना। अब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब जो इलेक्शन होता है यहाँ पर भी 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। कौन कौन से हाउस है? जैसे हमारे यहाँ पर होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। उसी तरह फ्रांस में होता है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को आप वहाँ का लोकसभा भी समझ सकते हैं और सेनेट को वहाँ का राज्यसभा भी माना जा सकता है। तो ये पार्लियामेंट है, 2 हाउसेज है यहाँ पर, और दोनों हाउसेज यहाँ पर कानून बनाने का काम करते हैं। ये दोनों हाउसेज और जो गवर्नमेंट है वो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल बनाती है। अब ये एक नया फंडा है। ये क्या होता है? इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम में आपने ऐसा कुछ नहीं समझा होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का मतलब होता है कि आपने कोई कानून बनाया। अब ये कानून संविधान के हिसाब से कितना बना है उसके ऊपर जो काम किया जाएगा वो देखा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के द्वारा। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। इसी पॉलिटिकल सिस्टम में 3 प्रकार में फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम बटा हुआ है। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम देख पाएंगे प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स, ये सब क्या है? एग्जीक्यूटिव है। दूसरा यहाँ पर है लेजिस्लेटिव, जिनका काम है कानून बनाना। उसमें कौन कौन आता है? नेशनल असेंबली, सेनेट प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। और थर्ड यहाँ पर है जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या होती है? इंडिपेंडेंट है, इनसे कोई मतलब नहीं है। जुडिशरी का अपना खुद का अलग से बिल्कुल इंडिपेंडेंट यहाँ पर काम कार्यवाही चलती है। अब हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल क्या कह रहा है? व्हाट हैज़ फ्रांस रूल्स ऑन अबॉर्शन राइट्स। अब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? फ्रांस में कोई अबॉर्शन से रिलेटेड कानून आए हैं तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखिए इसके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रूफ पे लेके आई हूँ। यूपीएससी के 2021 का जो जीएस पेपर 2 है उसके अंदर सवाल पूछा गया है, एनालाइज द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ नोशन ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया। यानी कि राइट ऑफ इक्वालिटी जो है वो यूएसए और इंडिया में किस तरीके से यहाँ पर नोशन है वो डिस्टिंग्विश है, एक दूसरे से अलग है, कैसे एक दूसरे से मिलता है, उसको एनालाइज करना है। दूसरा ऐसा ही कुछ सवाल 2019 में भी आया है जो कि फ्रेंच से ही, और पूछा गया है कि फ्रांस से इंडिया, क्या फ्रांस सीख सकता है इंडिया के सेक्युलरिज्म से। तो ऐसे सवाल आते हैं, हमें कंपैरिजन करना होता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो हमारे यूपीएससी के सिलेबस का ही भाग है, तो इसी वजह से हम ऐसे आर्टिकल्स को छोड़ नहीं सकते हैं। अब हम आते हैं कि आर्टिकल खुद में क्या कहना चाहता है। देखिए आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है कि फ्रांस के अंदर अबॉर्शन से रिलेटेड अधिकारों को मान्यता दी गई है। 8 मार्च का वो दिन था फ्रांस में जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई है वुमेन्स के राइट को, वुमेन के अधिकारों को, और वही एक संजोग से ऐसा दिन था जो इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने देखा कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैनुएल मैक्रोन, उनका नाम है मैक्रोन, तो वो इंडिया में भी आए थे अभी कुछ समय पहले हमारे रिपब्लिक डे के लिए भी। और हम देखते हैं कि कैसे फ्रांस के अंदर यहाँ पर जो फ्रांस के जस्टिस है, जस्टिस मिनिस्टर है एरिक दुर्पोत-मोरेती, उन्होंने इसको 19वीं सेंचुरी की प्रिंटिंग प्रेस के साथ में दिया कि इन फ्रांस में पहले से ही अधिकार होना चाहिए था। अब अबॉर्शन होता क्या है? अबॉर्शन को हम हिंदी में बोले तो यहाँ पर भ्रूण हत्या के उससे भी इसको देख सकते हैं कि आपका जो इनफिटिसाइज होता है, यानी कि आपके पेट में जो फिटस पल रहा है, बच्चा अभी वो नहीं हुआ है, फिटस की फॉर्म में है, भ्रूण की फॉर्म में है। अभी कुछ हफ्तों तक आप अगर मदर नहीं चाहती है वो अपने बच्चे को रखे किसी भी कारणवश से, तो वो उसको क्या करवा सकती है? टर्मिनेट करवा सकती है, ख़त्म करवा सकती है। उसको बोला जाता है अबॉर्शन। अब क्या ऐसे कानून पहले फ्रांस में नहीं थे, पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रांस में 1958 के अंदर हम देखते हैं कि संविधान आता है और अब तक लेकर फ्रांस के संविधान को लगभग 25 बार मॉडिफाई या अमेंडमेंट भी कर दिया जाता है। फ्रांस का जो संविधान है वो बहुत कम बार अमेंड हुआ है, क्योंकि फ्रांस में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कम किए जाते हैं। वहाँ पर जर्नली जो डेमोक्रेसी है वो बहुत अच्छे तरीके से चलती है, जर्नली जो लोगों की समझ है वो ज़्यादा अच्छी है। इंडिया में कंपेयर करें तो इंडिया में अभी तक 115 बार से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं संविधान के अंदर। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो है इसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ा है? बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो हम संशोधनों की बात कर रहे हैं। अभी क्या किया गया है कि देखिए पहले जो जनवरी था उस समय पे नेशनल असेंबली में और सेनेट के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? बिल को पास किया गया था। पहले कहाँ जाते हैं? हम नेशनल असेंबली के पास जाते हैं, उन्होंने इसको पास कर दिया। दूसरा ये जाता है सेनेट के पास में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब याद करिए, लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया है, अब वो बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा
राज्यसभा अगर उसको पास कर देता तो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनका सिग्नेचर करने के बाद, और ये बन जाएगा एक्ट। वैसा ही सिस्टम है यहाँ पर। नेशनल असेंबली जो है वो लोकसभा है, उससे बिल पहुँचा सेनेट के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाकर यहाँ पर पास हो गया। 902 लेजिस्लेटर थे, कानून निर्माता, जिन्होंने यहाँ पर वोट किया। उनमें से 780 लोगों ने वोट किया फेवर में, उनमें से 72 ने किया अगेंस्ट में, जो कि ठीक है, इतना चलता ही रहता है। अब इसके अंदर एक संविधान का जो आर्टिकल नंबर 34 है उसमें अमेंडमेंट किया गया, और उसमें ये गारंटेड दिया गया है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे ही वहाँ पर गारंटेड एक अधिकार दे दिया गया है औरतों को कि वो जब चाहे, जब उनकी प्रेगनेंसी 14 वीक्स तक की है तब चाहे वो अबॉर्शन करवा सकती है। उनको किसी की परमिशन की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ये हमें समझ में आता है। अभी ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इंडिया का इस पर क्या स्टांस है? देखिए, क्या ये पहले तरीके का है इस तरीके का? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले भी ऐसे कुछ कानून है, लेकिन हाँ, वर्ल्ड में फ्रांस एक ऐसा पहला देश बना है जिसने अपने संविधान के अंदर ऐसा कानून पारित कर दिया है। कुछ और कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम देखते हैं 1974 में जो कम्युनिस्ट की चलने वाली यहाँ पर यूगोस्लोविया नाम की कंट्री है, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। वहाँ पर बताया गया था कि बच्चों पे जो अधिकार होता है वो एक्चुअली में पेरेंट्स का ही होता है, उनकी ये स्वेच्छा है, वो कितने बच्चे करना चाहते हैं, तो इस पर कोई कानून का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो लिमिट सिर्फ तब लगाइए जब हेल्थ रिस्क हो जाता है, अदरवाइज जो पेरेंट्स चाहते हैं उनको करने दीजिए। ये उनके संविधान में नहीं लिखा गया है, ये तब से लगातार ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब ये संविधान में क्यों नहीं लिखा गया है वो हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। इंडिया का क्या सिनेरियो है इसमें? देखिए, बहुत सारे डिबेट्स हैं, जैसे कि पोलैंड जैसे यूरोप की कुछ ऐसी कंट्री है पोलैंड, जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट है इन मामलों के अंदर। स्ट्रिंजेंट का क्या मतलब होता है? बहुत सख्त है। अब उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी किसी भी उसके अंदर, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज नहीं आते हैं तो। लेकिन इंडिया का केस पहले से ही काफ़ी अच्छा रहा है। इंडिया में 1971 में हम एक्ट लेके आते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP के नाम से ये जाना जाता है। और इस एक्ट के तहत अगर किसी की प्रेगनेंसी 20 हफ्तों से ज़्यादा नहीं यहाँ पर गई है तो वो किसी भी एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं। अगर मान लीजिए 20 हफ्ते से ज़्यादा उनकी प्रेगनेंसी हो गई है तो अभी एक अमेंडमेंट भी आया है, MTP एक्ट अमेंडमेंट आता है, जिसको 2021 में लाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, एक महिला जो कि बच्चे को नहीं रखना चाहती थी, जो 24 हफ्ते से उनकी ज़्यादा प्रेगनेंसी हो चुकी थी, तो वो अपना केस लेके गई कुछ कारणों की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और उसके बाद इसमें अमेंडमेंट किया जाता है कि मान लीजिए अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते तक की है तो आपको केवल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो फिटस को देखेगा और अबॉर्ट कर देगा। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी 20 से 24 हफ्ते की है तो उनको 2 ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर होने चाहिए, जो कुछ सर्टेन कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि फोर्स प्रेगनेंसीज हो सकती है जिसमें रेप का केस हो सकता है माइनर के साथ, या सेक्सुअल असल्ट किया गया हो, कोई ऐसी औरत है जो डिसेबल हो चुकी हैं, या कुछ ऐसा है कि उनका मैरिटल स्टेटस, वो जिनके साथ शादी में थी वही बदल गया है इस दौरान में, प्रेगनेंसी के दौरान में, तो उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। अब बात आती है कि 24 हफ्ते, अगर मान लीजिए किसी को 24 हफ्ते से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो जाती है, यूजुअली एक साल में हम देखते हैं 52 वीक्स होते हैं, और उनमें से 24 वीक्स यानी कि ऑलमोस्ट 4 महीने की अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसमें क्या होता है कि आपको एक्चुअली के अंदर अगर आपकी प्रेगनेंसी 24 वीक्स से ज़्यादा है तो उसमें मदर को भी हेल्थ इश्यूज़ है और बेबी का भी जो फिटस जो होता है उसकी भी हार्ट बीट आ जाती है। तो इसी कारण से अब ये मामला जो जाएगा वो स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड इसमें सेटअप किया जाएगा, और उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि फीटल के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी है, सिर्फ उसी केस के अंदर आप इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हो। तो ये हमारे नए कानून बने हुए हैं इससे रिलेटेड। अब यही यहाँ पर आ गए हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए, प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, तो एक रिवीजन के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं अलग अलग कंट्रीज़ से, क्या क्या फीचर्स हमने अदर कंट्रीज़ से लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो फ्रांस से हमने क्या लिया है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी फ्रांस की बात की। सबसे पहले जो रिपब्लिक का कंसेप्ट है वो हमने फ्रांस से लिया है। रिपब्लिक हमारा कौन होता है? रिपब्लिक हमारी कंट्री भी है, हम इलेक्शन करवाते हैं, और हमारा रिपब्लिक प्रेजिडेंट भी है। वहाँ पर भी प्रेजिडेंट को डायरेक्ट तरीके
तरीके से इलेक्शन करके चुनित किया जाता है, चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है। इसके अलावा जो आइडल्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि प्रियम्बल्स में दिए गए हैं हमारे, उनको भी हमने तीनों फ्रेंच से लिया है, जो कि फ्रांस जो रेवोल्यूशन है उसके आधार होते हैं। तो लिबर्टी क्या होती है, सभी को हमने आज़ादी देनी है, इक्वालिटी समानता देनी है, और फ्रेटर्निटी जो बंधुत्व होती है यानी कि भाईचारा जो है वो भी हमें लाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है व्हाई हैज़ गवर्नमेंट इशूड एन एआई एडवाइजरी। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से मार्च 1 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैती, ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो मैती जो है वो एक एडवाइजरी क्या होता है, किसी चीज़ को आप एडवाइज़ कर रहे हो, सलाह दे रहे हो कि आपको कोई काम इस तरीके से करना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री के तहत उसको जारी कर दिया गया है यहाँ पर, और उसमें उसको अलग अलग यहाँ पर भेजा गया है। जो बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स है जैसे ChatGPT को वो भेजा गया है, गूगल की जो जेमिनी अभी आई थी उसको भेजा गया है। कारण क्या बताया जा रहा है, बहुत सारे रीजन है, पहले इसके ऊपर रेगुलेशन इतनी थी नहीं, लेकिन अभी भी ये रेगुलेशन ना होकर केवल एक एडवाइजरी है गवर्नमेंट की तरफ से। रीज़न वो बता रहे हैं, देखिए अभी क्या हुआ था कि जेमिनी जो गूगल का है उससे पूछा गया प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और उसने रिस्पॉन्स में कहा कि वो एक फैसिस्ट है, यानी कि वो क्या करते हैं, फैसिज्म को यहाँ पर मानते हैं, और उसके अलावा वो भेदभाव में यकीन रखते हैं। अब ये चीज़ समझने के बाद में इंडिया के सॉवरेनिटी के लिए और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके फेम के लिए डिफेम का केस हो जाता है, उनकी क्या की जा रही है, रिस्पेक्ट को यहाँ पर हानि पहुँच रही है। तो इसी वजह से जो हमारा 2021 में कानून आता है, कौन सा कानून है हमारे पास, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल अमेंडमेंट होके IT जो रूल्स जिनको बोला जाता है 2021, उसका जो रूल नंबर 31 है और उसका रूल नंबर 31 का पार्ट B है, उसको यहाँ पर हमारे IT मिनिस्टर मिस्टर राजीव चंद्रशेखर वो डिनोट करते हैं और बताते हैं कि उसके तहत अगर कोई भी ऐसा कंटेंट करता है डिजिटल मीडिया पे जो कि अनलॉफुल कंटेंट है, जैसे कि कोई किसी को डिफेम कर रहा है, इसके अलावा कोई पोर्नोग्राफी दिखा रहा है अपने उसके ऊपर, इसके अलावा डिसइंफॉर्मेशन है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कही जा रही है जो इंडिया की यूनिटी को, इंडिया का जो यहाँ पर एकता है उसको खंडित कर रही है, तो उसके खिलाफ में इंडियन गवर्नमेंट कोई भी काम यहाँ पर रूल ले सकता है, कोई भी कार्य कर सकते हैं ऊपर से। तो अभी इस एडवाइजरी को कैसे लिया गया है, इसमें बहुत सारे रीजन बताए गए हैं। इसमें बोला गया है कि सबसे पहले जो बड़े बड़े टेक हैं अगर वो ट्रायल फेज़ में चल रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर एक्चुअली में इस तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं जैसे उन्होंने दिया, या ट्रायल फेज़ में इंडिया के अंदर उनको चला ही मत आप, ऐसे कुछ एडवाइजरीज निकाले गए हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, यानी इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं जो अभी काम करना शुरू ही कर रहे हैं तो उनके लिए नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को जो आपका ट्रायल है वो सब कुछ एक बार सबमिट करवाना पड़ेगा, AI के फील्ड में वो एक बार दिखाना पड़ेगा। अब ये अप्रोच गवर्नमेंट की क्या रही है, देखिए इसके क्रिटिसिज्म भी काफ़ी आ रहे हैं। जो अलग अलग टेक कंपनीज़ हैं वो इसको पसंद तो नहीं कर रही हैं बिल्कुल भी, क्योंकि किसी पे भी अगर आप थोड़ा सा भी लगाम लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वही है, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी इसकी तरफ से हो रहा है, लेकिन इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कि ये पहली इंडिया की शुरुआत है AI की फील्ड में रेगुलेशन को लाने की, कुछ कंट्रोल लाने की, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इसी में ये भी बोला गया है कि जो AI से रिलेटेड कोई भी कंटेंट बन रहा है तो उसके ऊपर एक वोटर मार्क रखिए। अब वोटर मार्क क्या होता है, कोई भी चिन्ह, कोई भी निशान आपको मिल जाता है जो ये बताता है कि ये कंटेंट यहाँ से है, AI के द्वारा बना हुआ है। अब कुछ जेमिनी जैसे, गूगल जैसे प्रोडक्ट का बोलना है कि वोटर मार्क हम कोशिश कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट कोई वोटर मार्क लेकर आने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन वोटर मार्क को एडिटिंग के थ्रू अगर कोई चाहे तो हटा सकता है, तो ये भी एक समस्या है कि हम उसको रोकेंगे कैसे। खैर अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाई इंडिया अर्जेंटली नीड्स ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर जीनोमिक्स। देखिए जीनोमिक्स क्या होता है, अभी हमारे पास 4-5 दिन पहले एक खबर आती है कि इंडिया ने 10,000 हमारे जो जीनोम है उनकी स्टडी कर ली है।
अब ये कौन सा प्रोजेक्ट था? ये इंडिया की तरफ से प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया में शुरू होता है 2003 के दौरान, 2005 के अकॉर्डिंगली, और अब जाके हम जो है इसको 2015 के बाद से लेकर एक बार हम 1000 लोगों की इसमें स्टडी करते हैं, उसके बाद 2021-22 में दोबारा शुरू होता है, 2024 की मार्च में कंप्लीट होता है, जहाँ पर हम 10,000 लोगों की जेनेटिक्स को कम्प्लीटली स्टडी कर लेते हैं। जीनोमिक्स एक्चुअली में है क्या, मैं आपको बताऊं तो पहले ही आज हम सेल को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये इसमें हमारी मदद करेगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि डीएनए हमारा होता है, और डीएनए कैसे होता है? डबल हेलिक्स, इस तरीके का कुछ आपको आपका डीएनए दिखाई देगा। इसी डीएनए के अंदर अलग अलग जीन के पेयर होते हैं। रुकिए, मैं आपको इसको परमानेंट बनाकर दिखाती हूँ। ये है आपका डीएनए डबल हेलिक्स, और इसी के अंदर क्या है? अलग अलग पेयर होंगे। कौन कौन से पेयर होंगे? एक पेयर होगा इस तरीके का, उसका दूसरा जो पेयर होता है उसका यहाँ पर डिफरेंट कलर होगा, मान लीजिए येलो कलर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास फिर से एक पेयर है जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, और दूसरा पेयर ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर हमारे पास एक पेयर है जो कि ऐसा बना हुआ है। तो ये क्या पेयर्स बने हुए हैं यहाँ पर? ये अलग अलग जीन्स के पेयर हैं। ये मैंने आपको पहले बताया, एंडेनाइन मिलता है हमेशा यहाँ पर थायमाइन के साथ में, ग्वानिनाइन मिलता है कैनानाइन्स के साथ में। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि ये होते हैं जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स के अंदर होती हैं बेसिकली हमारी इन्फॉर्मेशन। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, आपके स्किन कलर से लेकर, आई कलर से लेकर, आपके टेक्सचर क्या होगा बालों का, उससे लेकर आपके नाखून कैसे होंगे, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई होती है जीन्स के अंदर। अब हमें पता है हमारा एक बॉडी के अंदर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस के अंदर है, और वही क्रोमोसोम से जीन बन के डीएनए बना हुआ है। जीनोमिक्स क्या है? इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि आपके डीएनए से एक एक जीन को पढ़ते हैं। अब इस एक एक जीन के अंदर हमें पता है अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, वो एक एक जीन के पेयर को समझते हैं कि इस जीन के पेयर में एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, इस जीन के पेयर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, और वो इसकी जो स्टडी होती है हर एक जीन के पॉइंट्स की, इसी के स्टडी को जीनोमिक्स बोला जाता है या फिर स्टडी ऑफ जीन्स बोला जाता है। अब ये स्टडी करके क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मान लीजिए आपका एक पेयर है यहाँ पर, और इस पेयर में आपको इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें कुछ म्यूटेशन, और ये पता चल गया है कि ये कैंसर का है, इससे कैंसर हो सकता है, बेसिकली कैंसर की इन्फॉर्मेशन कोई सेल इसमें है। अब इससे आप क्या कर सकते हो कि जीनोटिक्स के सहारे ही जब आपको ये पता चल गया, तो पहले ही आप कोई मेडिकल प्रैक्टिस शुरुआत यहाँ पर करके उसको होने से पहले ही ख़त्म करवा सकते हो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है एंजेलिना जोली का भी, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, होने वाला था, हुआ नहीं था। उन्होंने अपना जीनोमिक्स की यहाँ पर करवाई, जो टेस्टिंग वगैरह वो करवाई, और उनको लगा कि उनको आगे फ्यूचर में जाके ब्रेस्ट कैंसर होगा। इसी वजह से उन्होंने पहले ही अपनी जो ब्रेस्ट है उनको एम्प्यूट करवा लिया, उनको हटवा दिया, ताकि उनको आगे जाके फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक तरीके का फ़ायदा है कि बहुत सारी आपकी जो जेनेटिक हेल्थ होती है आपको पता चल जाता है इससे। इसके कुछ नुकसान भी हैं, और उन्हीं नुकसानों के ऊपर यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इससे हो जाता है। जब जीन्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको पता होता है अलग तरीके से कि इनके जेनेटिक्स क्या है। अब जेनेटिक्स के आधार पे लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जा सकता है। कुछ फार्मा वाले कमर्शियल जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर जीन्स का सहारा लेके अलग अलग दवाइयाँ बना सकते हैं, केमिकल क्लिनिकल ट्रायल चला सकते हैं, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब यूएसए में ऐसा ही प्रोजेक्ट बहुत पहले आ गया था। 2005 में जो ह्यूमन जीनोमिक्स प्रोजेक्ट था वो यूएसए की तरफ से HGP कंप्लीट हो चुका था, जिसमें अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग नेशन से बहुत सारे लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया, और उसके बाद में उनकी एक कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी की गई। क्या इसको स्टडी करना बहुत आसान है? नहीं आसान है। एक सेल के अंदर आपके लगभग 30,000 जीन्स के पेयर होते हैं, 30,000 जीन्स, और ये अलग अलग सेल में भी होंगे। अब आप एक सेल को ऐसे बाहर निकाल कर नहीं निकाल सकते। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा अणु है। आप बाहर निकालेंगे तो आप ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन आप ब्लड के अंदर सेल को नहीं देख पाते हो। उस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए, और उस डीएनए के अंदर जीन है। तो ये कितने छोटे लेवल पे जाके हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ही हाई फाई जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता है, और उन्हीं से ये टेक्नोलॉजी के आधार पर इनको निकाला जा रहा है, डाटा
को एक एक करके समझा जा रहा है। तो बहुत इसी वजह से आप देखेंगे कि कैसे 1990s के शुरू हुआ जो प्रोजेक्ट था वो 2005 में जाके कंप्लीट होता है यूएस से, जैसे उसके अंदर फॉर्म के अंदर लगभग यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने 15 साल का समय लगा। तो ये चीज़ है कि टाइम बहुत लगता है, कंज्यूमिंग है। लेकिन इसी को कंट्रोल करने के लिए जब इसमें समस्याएं आई, 2005 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और 2008 में 3 साल के बाद में यूएस के अंदर एक कानून लेके आया गया जो कि था जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, कि आप किसी के साथ भी जेनेटिक्स के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करेंगे अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है तो ये एक्ट लाना पड़ा यूएसए में। अब इसी के ऊपर यहाँ पर विनोद सकारिया है जो ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक लिख रहे हैं कि इंडिया के अंदर अभी क्या होगा कि देखिए डायरेक्टर जो जनरल होते हैं, अभी अगर आपको कोई भी इंडिया में जीनोम का प्रोजेक्ट करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, हेल्थ मिनिस्ट्री की स्टीयरिंग कमेटी है उनसे क्लियरेंस लेनी पड़ती है, जो कि एक हमारा पहले ही रेगुलेटिंग का काम है कि आप ये लेंगे। लेकिन फिर जो डायरेक्टर जनरल है फॉरेन ट्रेड नोटिफिकेशन के, वो क्या कर सकते हैं कि अगर आप उनकी परमिशन लेंगे तो वो ये कह सकते हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर है यानी बॉर्डर से जो बाहर है वहाँ पर आप इस इंफॉर्मेशन को कमर्शियल कामों के लिए बेचने के लिए क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। इससे बहुत सारी फार्मा कंपनीज ऐसी हैं जो इसका फ़ायदा उठा रही हैं, इसका ध्यान से अच्छे से नहीं करती हैं और यही एक रीज़न है कि इंडिया में कोई भी रेगुलेशन इससे रिलेटेड नहीं है, कोई भी कानून इससे रिलेटेड अभी तक नहीं बनाया गया है। तो उसी की गुहार यहाँ पर ये लगाते हैं कि किस प्रकार से क्लिनिकल जो ट्रायल्स हो रहे हैं या फिर ये जो काम निकल कर आ रहा है इसको ठीक ठाक बनाए रखने के लिए, ताकि इससे बहुत बड़ी समस्याएं ना आए। जैसे यूएसए में भी 2008 में 3 साल बाद आना पड़ा, तो इंडिया को पहले ही प्रोएक्टिव होकर यहाँ पर क्या करने चाहिए, कानून लेकर आना चाहिए, लेजिस्लेचर्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए, कानून लेकर आना चाहिए। खैर आज यहीं पे हमारे दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ यहाँ पर बना हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर लेकर आऊँगी। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।